फ्रेंड्स, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन एक्सपोर्ट्स पर अब 50% टैरिफ लगाया जाएगा। बता दें आपको, जब राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप जीते थे तब उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो कंट्रीज अमेरिका के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाती है, अब वो कंट्रीज तैयार रहें, अमेरिका भी उनके एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ इंपोज करेगा। शुरुआत में भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया, जिसके पीछे का रीजन यह दिया गया कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जो अब ये 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया है, यानी कि टोटल 50% का टैरिफ हो चुका है, इस एडिशनल 25% टैरिफ के जो रीजंस हैं उन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की बात नहीं हो रही, अब ये चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो एक मुद्दा तो ये हो गया कि जो ये 50% का टैरिफ है, इसके पीछे के रीजंस अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इकोनॉमी, उसके अलावा आज हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत ही एनकरेजिंग, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। उनके द्वारा यह कहा गया कि इंडिया अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करेगा। यानी हमारे जो अन्नदाता हैं, उनका इंटरेस्ट, उनके हित, उनकी इनकम, उनकी स्टेबिलिटी, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया सब कुछ करेगा। वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। यहां पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा यूएस का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने कहा यही है कि हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए वी कैन डू एनीथिंग, वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर फार्मर्स इंटरेस्ट। तो आइए इन दोनों मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट ट्रंप डिड। देखिए, ट्रंप गवर्नमेंट, या हम ये कहें यूएस गवर्नमेंट के द्वारा 50% का टैरिफ सेलेक्टेड इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लगाया गया। इसके पीछे चार मेजर रीजंस देखे जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोटेक्टिंग अमेरिकन इकोनॉमी। सबसे पहले इंडिया की ट्रेड प्रैक्टिस, जो ट्रंप को लगता है कि कहीं ना कहीं अनफेयर है। दूसरा, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, जो रशिया से इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है वो। तीसरा, लैक ऑफ मार्केट एक्सेस फॉर यूएस एग्रीकल्चर एंड डेयरी। यूएस एग्रीकल्चर और डेयरी जो मार्केट है, उसको इंडियन मार्केट में एक प्रॉपर एक्सेस नहीं देना। और चौथा, ब्रिक्स पार्टिसिपेशन। ब्रिक्स के पार्टिसिपेशन से प्रॉब्लम नहीं है, उस डिस्कशन से प्रॉब्लम है जो ट्रंप को लगता है ब्रिक्स के अंदर होता है, दैट इज अगेंस्ट अमेरिका। तो इन चारों मुद्दों पे पहले ढंग से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, फिर आएंगे मोदी जी के द्वारा जो फार्मर्स के इंटरेस्ट की बात कही गई है उस पर। देखिए, सबसे पहले बात होती है रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पे। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट से एक्चुअली ट्रंप को प्रॉब्लम क्यों है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बार एक स्टेटमेंट दिया गया था काफी पहले कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो वो अच्छा है, क्योंकि इससे ग्लोबल ऑयल प्राइस स्टेबल रहेगी। ये देखिए, यूएस अर्लियर एनकरेज इंडिया टू कीप रशियन ऑयल फ्लोइंग फॉर ग्लोबल प्राइस स्टेबिलिटी, ये यूएस के द्वारा ही कहा गया था। दूसरा, इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम है, लेकिन यूरोपियन यूनियन अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर एज सच कोई स्टेटमेंट नहीं है। और अब अगर बात करें, जो सबसे बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है विदाउट एनी प्रूफ कि इंडिया जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसमें इंडिया रशिया को मदद कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में। यानी कि, और अगर हम समझें तो पहले तो यह समझते हैं कि 2021-22 में भारत 1% रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, जो कि अब 30% प्लस 30% से ज्यादा हो गया है। भारत का यह कहना है कि हम रशिया से क्रूड ऑयल इसलिए इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ से ज्यादा की जो हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन की एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए कितने सारे मुद्दे हो गए। एक तरफ ट्रंप पहले यह कहते हैं कि ग्लोबल ऑयल प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इंडिया बिल्कुल रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, बाद में वो इसी चीज के अगेंस्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, वो ये कहते हैं ईयू अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उस पर उनका कोई बयान नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन वॉर में उनसे ऑयल इंपोर्ट करके, जिसके पीछे का कोई प्रूफ नहीं है। चौथी सबसे बड़ी बात, भारत का यह कहना है कि हमारी जो 140 करोड़ से ज्यादा की जनता है, हम उसकी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है इनके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग जो 140 करोड़ वाली जो बात है वो यहां पे सबसे सटीक और सबसे सही बैठती है। फिर आगे बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, ब्रिक्स अलाइनमेंट। ब्रिक्स क्या है?
ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। ये पांचों कंट्रीज जो हैं, ये पांचों कंट्रीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने और उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमीज को में अपनी अपने ग्रुपिंग को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। अब ट्रंप को ब्रिक्स से प्रॉब्लम नहीं है, ब्रिक्स में जो डिस्कशंस होते हैं जो उन्हें लगता है कि यूएस के अगेंस्ट है, उससे प्रॉब्लम है। ब्रिक्स में एक जॉइंट ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया जिसमें उन्होंने यूएस का नाम नहीं लिया था। दे हैडंट टेक द नेम ऑफ यूएस। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि यूनिलेटरल सैंक्शंस और टैरिफ जो है ये गलत है। कोई भी एक कंट्री अननेसेसरी अगर यूनिलेटरल सैंक्शंस और टैरिफ लगा रही है तो ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड के लिए सही नहीं है। दूसरा, ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, स्मूदन करना चाहिए और हमें लोकल करेंसीज को भी प्रमोट करना चाहिए। बस यहीं से जो है प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़नी शुरू हुई। ट्रंप ने यह कहा कि अगर ब्रिक्स के साथ अलाइनमेंट होता है, कोई भी ब्रिक्स के साथ अलाइनमेंट करता है या ब्रिक्स कंट्रीज आपस में अलाइन होके एंटी अमेरिकन पॉलिसीज लाती हैं तो उन पर एडिशनल 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि अगर ब्रिक्स की मीटिंग में कोई भी ऐसा डिस्कशन होता है जो यूएस को लगता है कि वो एंटी अमेरिकन है तो 10% का एडिशनल टैरिफ इंपोज किया जाएगा। तो अब सोचिए कि अगर कोई भी स्टेटमेंट ब्रिक्स से आएगा तो 10% का एडिशनल टैरिफ और लगाएगा अमेरिका। ये दूसरी बात हो गई। तीसरा, इंडिया की ट्रेड प्रैक्टिस। यहां से जो शुरू का 25% जो टैरिफ लगाया गया था उसके पीछे ये रीजंस दिए गए थे। क्या थे उसमें? इंडिया इंपोज हाई इंपोर्ट टैरिफ स्पेशली ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स, डेयरी, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इंडिया जो इंपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल गुड्स, डेयरी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, उन पर हाई टैरिफ्स लगाता है। इंडिया के रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है। यूएस की फार्मा कंपनीज और मीडिया कंपनीज का यह कहना है कि इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है वो बहुत वीक है। यानी कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स जो हैं वो बहुत वीक हैं। उसके अलावा यूएस को एक और चिंता है कि इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर है वो यूएस में बहुत सारी व्हाइट कॉलर जॉब्स को डिस्प्लेस कर रहा है। फिर भारत डेटा लोकलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस और लोकल स्टोरेज ऑफ पर्सनल डेटा की डिमांड कर रहा है, जिससे बहुत सारी फॉरेन एमएनसीज नाराज हैं या फिर उनको लगता है कि इससे उनकी कॉस्ट एस्केलेट होगी। और लास्ट में जो सबसे बड़ा रीजन है वो है भारत की पीएलआई स्कीम, जो कि एक मास्टर स्ट्रोक है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि भारत का विजन है कि 2047 तक हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। और अगर 2047 तक हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है जिसमें रीसेंट टारगेट हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ बढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए हम पीएलआई स्कीम लेकर आए। अब यूएस का यह कहना है कि पीएलआई स्कीम में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट दिया जा रहा है, सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है, उससे यूएस कॉम्पीट नहीं कर पाएगा और इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट और स्पेशली यूएस मार्केट में सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से यूएस गुड्स को यूएस के सिटीजंस नहीं खरीदेंगे। तो ये जो ट्रेड प्रैक्टिसेस है इंडिया की, अकॉर्डिंग टू यूएस, ये यूएस इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो शुरुआत का जो 25% टैरिफ लगाया गया था वो इसके बलबूते लगाया गया था, अमेरिका की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चलते हैं चौथा पॉइंट, एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जिससे यूएस कहता है कि हम इंडिया पे टैरिफ और लगाएंगे, जो कि 50% की बात यहां पे कही गई है। भारत ने यूएस एग्रीकल्चर और डेयरी को अपने मार्केट एक्सेस नहीं दिए हैं और यही बात जो है फार्मर्स के प्रोटेक्शन की बात से जुड़ती है। क्या है इसमें? द यूएस हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर। यूएस का जो डेयरी सेक्टर है वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, सब्सिडाइज्ड है और बहुत ही मॉडर्न टेक्निक से सजा हुआ है। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, जो कि यूएस के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है, लेकिन भारत के डेयरी फार्मर्स, भारत के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया यूएस के डेयरी प्रोडक्ट्स पे हाई टैरिफ लगाता है। और ये कौन कंट्री नहीं करती, आप बताइए? आज अमेरिका जब टैरिफ लगा रहा है अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या भारत अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए या अपने फार्मर्स के लिए या अपने अन्नदाताओं के लिए अगर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा टैरिफ लगा भी रहा है तो इसमें गलत क्या है? हमारी इकोनॉमी में 50% पॉपुलेशन आज भी उस रूरल सेक्टर से है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए सर्वोपरि है।
तो यहां पर बात बोली गई है, इंडिया ऑफन रिजेक्ट यूएस डेयरी प्रोडक्ट्स ऑन द ग्राउंड दैट, जो कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा ग्राउंड बताया था कि यूएस की जो काऊ है उनको एनिमल डिराइव्ड फीड दिया जाता है, जो कि भारत के रिलीजियस और कल्चरल सेंसिटिविटी के अगेंस्ट है। मतलब इंडिया के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है, क्योंकि जो यूएस में जो काउज हैं उन्हें एनिमल फीड भी दिया जाता है, जो कि भारत की कल्चरल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है। इसलिए भी भारत यूएस के गुड्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वहां पे एक्सेस नहीं दे रहा है। फिर 2019 में इंडिया ने यूएस आलमंड्स, एप्पल और वॉलनट पर भी टैरिफ इंक्रीज कर दिया था, जब इंडिया को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस की लिस्ट से हटाया गया था। भारत ने एक तरह का ये रिटेलिएशन किया था कि आपने हमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से हटाया, तो हम भी यूएस आलमंड्स, एप्पल और वॉलनट्स पर टैरिफ इंक्रीज करेंगे। तो ये वो 4 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ये टैरिफ अभी इंपोज 50% तक हो गया है। फिर बात करेंगे प्रोटेक्टिंग फार्मर्स इंटरेस्ट, जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा और इतना बेहतरीन स्टेटमेंट दिया है कि किसानों का इंटरेस्ट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसको समझना भी जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज तो है, इंडिया अपने किसानों को सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चरल इंपोर्ट से प्रोटेक्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर यूएस या ईयू कंट्रीज के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे हाई सब्सिडीज दी गई तो वो प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करेंगे। अब अगर वो इंडिया उन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगा तो उनकी प्राइस कम होगी। अब अगर वो प्राइस कम होगी तो फिर इंडियन फार्मर्स के प्रोडक्ट उनके सामने कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। जिसके जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यूएस का कोई एक्स प्रोडक्ट है, वो इंडिया में आता है और उसकी इंडियन रुपी में कॉस्ट होती है 70 रुपए, और भारत का वही प्रोडक्ट उसकी कॉस्ट है 120 रुपए, तो इंडिया के सिटीजंस ऑब्वियसली 70 रुपए का प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ऐसे में अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया उन सब्सिडाइज गुड्स पर ड्यूटीज लगाता है, टैरिफ लगाता है, जिसको हम काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी कहते हैं, ताकि उन प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो भी हमारे लोकल प्राइस के बराबर आ जाए। अब यहां पर क्या है, जो बात कही गई है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि फूड सिक्योरिटी और फार्मर्स का लाइवलीहुड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की 50% वर्कफोर्स आज भी रूरल सेक्टर से बिलोंग करती है, और दूसरा हमारे पास वो टेक्नोलॉजी या वो स्केल नहीं है सब्सिडीज का जो अमेरिका अपने फार्मर्स को या ईयू अपने फार्मर्स को दे सकता है। भाई हमारे पास आज उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास उतना स्केल नहीं है सब्सिडीज देने का जितना ये कंट्रीज दे सकती हैं। तो इसलिए इंडिया ने कहा कि हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वी कैन गो विथ एनी लिमिट जस्ट टू प्रोटेक्ट द आवर फार्मर्स। सो इंडिया इज ओपन टू ट्रेड, इंडिया बिल्कुल ट्रेड करने के लिए ओपन है, इंडिया को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे द्वारा 1000 बार ये कहा गया है कि वासुदेव कुटुंबकम को हम फॉलो करते हैं, वर्ल्ड इज द फैमिली को हम फॉलो करते हैं, तो हम खुले हाथों से पूरी दुनिया का स्वागत करते हैं, आइए व्यापार करिए हमारे साथ, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर को हम हर्ट नहीं होने देंगे। यही बात आज कही गई। अब एक और जो चीज जिसमें मैं बात करना चाहूंगा यहां पे, वो है जो भारत को डेड इकोनॉमी का टैग दिया गया है। ट्रंप के द्वारा जो कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, तो आइए थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि वास्तविकता में ऐसा है या इसके उलट कुछ और ही चल रहा है इस समय वर्ल्ड इकोनॉमीज में। इन 10 पॉइंट से मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पहला पॉइंट, जीडीपी ग्रोथ रेट। आईएमएफ और लेटेस्ट फोरकास्ट से यह पता चला है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 6.2 से 6.5% के आसपास रहने वाली है, जो पूरी दुनिया में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दूसरा पॉइंट, इंडिया बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। 2025 हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुए हैं नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे, और बहुत जल्द आप देखेंगे भारत तीसरे पायदान पर भी आ जाएगा कुछ ही सालों में। तीसरी चीज, टोटल एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें, पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में वो 76% से बढ़े हैं, यानी कि वो 825 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है 2024-25 में। एफडीआई का इनफ्लो जो है वो 1.05 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें, यूपीआई से ट्रांजैक्शंस जो हैं 2024 में 172 बिलियन हुए हैं, जो साबित करता है कि इंडिया एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो 2025 के मिड तक इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 690 टू 698 बिलियन के आसपास है, 690 टू 698 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। अब बात करते हैं गरीबी की।
हमेशा ये कहा जाता है कि भारत बहुत ही गरीबी गरीबी झेलने वाला देश है, लेकिन अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट देखें तो भारत में पॉवर्टी 11.28% पे आ गई है 29% से। यानी कि अब अगर आप देखें तो 24.82 करोड़ पीपल जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं। स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी इंडिया को अब शायद कह जाने लगेगा। अब तक भारत को यह कहता था कि यहां पे स्टार्टअप्स नहीं है, लेकिन अब भारत पूरी कोशिश कर रहा है स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने की। अगर हम स्टार्टअप कैपिटल की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, तो 2025 तक 80,000 एक्टिव स्टार्टअप्स हमारे यहां काम कर रहे हैं। ऑल्दो अभी ये नंबर कम है इन कंपैरिजन टू चाइना एंड यूएस, बट स्टिल वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड फॉर दैट। इंडिया के एयरपोर्ट नेटवर्क की बात करें तो 2014 में हमारे पास 74 एयरपोर्ट्स थे, जो 2024 में 159 तक पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, आईएमएफ ने यह कहा है कि इंडिया ग्लोबल ग्रोथ में 16% का कंट्रीब्यूशन करता है। अब आप मुझे बताइए कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये कौन सी इकोनॉमी के लक्षण है? क्या ये डेड इकोनॉमी के लक्षण है, या ये उस इकोनॉमी के लक्षण है जो आने वाले टाइम में एक सुपर पावर बनने वाली है, और जो अगर इसी तरह से इसी गति से बढ़ती गई तो डेवलप्ड इकोनॉमी भी बनेगी? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आप सब हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR। So that's all from my side. Thank you so much. God bless you all. Veranda ES, where your dream becomes reality.